हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स। बेटा सेमीकंडक्टर्स एज द नेम सजेस्ट आर नीदर कंडक्टर्स नॉर इंसुलेटर्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जितने भी हम लोग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं बेटा, बर्गलर अलार्म्स, ऑटोमेटिक डोर्स और जितने भी आप सोच सकते हैं नए से नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सब में सेमीकंडक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेटा अगर वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच के हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी उनके बीच में ला करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है, यही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बेटा कंडक्टर्स में क्या होता है, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस हायर इस साइड लगाएंगे, लोअर इस साइड लगाएंगे, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। अगर बैटरी को ऑपोजिट लगाएंगे तो करंट इस साइड से इस साइड फ्लो करेगा। ऐसा ही अगर हम इंसुलेटर्स में करेंगे तो ना ही इस साइड से करंट फ्लो करेगा, ना ही इस साइड से करेगा। बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारी स्पेशल नीड्स होती हैं कि हम लोग बाइनरी में ज़्यादा वर्क करते हैं। दैट इज हम लोग चाहते हैं या तो करंट फ्लो करे या फिर कभी कभी नहीं करे। तो ऐसा क्यों हो पाता है, कभी कभी हमें उसमें से कंडक्शन कराना है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, कभी कभी हम उसमें से कंडक्शन नहीं कराना है, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं उसका हम यूज करते हैं। बेटा सेमीकंडक्टर्स में हम ऐसे कभी कभी हमें डिवाइसेस की जरूरत होती है कि हम चाहते हैं कि इधर से इधर तो करंट फ्लो करे, बट हम बैटरी को ऑपोजिट लगाएं तो करंट फ्लो नहीं करे। या फिर अगर हम चाहें कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो करंट फ्लो करे और टेम्परेचर कम हो तो कंडक्शन बिल्कुल नहीं हो। या फिर हम कभी कभी ऐसा भी चाहेंगे कि जब लाइट की प्रेजेंस हो तो कंडक्शन हो और लाइट ना हो तो कंडक्शन नहीं हो। ये सब जो जादुई डिवाइसेस हमें लग रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, सेमीकंडक्टर्स की देन है। ऐसा सब कुछ हम कर पाते हैं आज की डेट में जो हम कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं कर पाते थे, और ये सब हम मुमकिन हो पाया बेटा सेमीकंडक्टर्स के कारण। सेमीकंडक्टर्स में ऐसा क्या स्पेशल है, लेट्स सी। बेटा बैंड थ्योरी हम लोग समझने वाले हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी मेटल की या किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही चीज हम इसमें भी समझने वाले हैं। जब हम एक सिंगल सोडियम एटम लें फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें लास्ट वाली शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि उसमें फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना। ये जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स जो है आइसोलेटेड एटम्स से हम लोगों ने बोहर थ्योरी के हिसाब से सोच रखे हैं कि आइसोलेटेड एटम्स में दिस इज द 1s, दिस इज 2s, दिस इज 3s एंड सो ऑन। पर इसमें हम लोग को एक बात समझनी है कि जब एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स्ड नहीं रह जाते हैं। इस पे हम लोग को ये चीज समझ पाते हैं कि एमओटी आपने कभी पढ़ी होगी बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये सीखा था कि जब दो एटम्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कगार पर आ जाते हैं, तो होता क्या है। तो बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो होंगे वो अट्रैक्शन भी ज्यादा मिल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एटम्स और अलग अलग जितनी भी कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड करके हम लोग को ये समझ में आया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो पहले थी उससे बढ़ भी जाएगी अगर रिपल्शन ज्यादा मिला, और कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी अगर अट्रैक्शन ज्यादा मिला। तो अट्रैक्शन ज्यादा मिलने पर एनर्जी कम होती है, रिपल्शन ज्यादा मिलने पर एनर्जी बढ़ती है। अगर हम ऐसे ही 3 एटम्स एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा, वो 3s एनर्जी लेवल जो था वो 3 लेवल्स में स्प्लिट हो सकता है। 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा तो अगर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी और कुछ की कम हो गई। अगर ऐसा ही हम n एटम्स का क्रिस्टल बनाए तो n एटम्स के क्रिस्टल में क्या होगा, जो 2s है या फिर 2p है या 3s है, ये सब में क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। एटम्स के नजदीक आने पे वो एनर्जी लेवल जो है वो एक सिंगल एनर्जी लेवल नहीं रह जाएगा। कुछ थोड़ी सी कम एनर्जी, कुछ और कम एनर्जी, कुछ और कम एनर्जी, कुछ की थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी, कुछ की और ज्यादा एनर्जी। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाएगी कि n लेवल्स बन जाएंगे। एक सिंगल एनर्जी लेवल के बजाय उसके आसपास के n एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। ऐसा ही हम लोग कह सकते हैं बेटा, जैसे हम 2p में भी n एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम एक साथ देखें तो एक बैंड कहलाता है। तो बैंड कैसे, हम एक ये बैंड हो गया, एक ये बैंड हो गया और एक ये बैंड हो गया। दैट इज एनर्जी लेवल्स जो थोड़े कंटिन्यूअस टाइप के हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको हम एक सिंगल बैंड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पहले एक सिंगल एनर्जी थी अब वो स्प्लिट होके एक बैंड बन चुका है। क्लियर। अगर हम इसी तरीके से सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें उसमें भी ऐसा ही होगा।
पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ से। बेटा 1s 2s 2p 3s, ये अगर मैं एनर्जी लेवल्स की बात करूं, ये स्प्लिट होकर ये एनर्जी बैंड में आ गए, है ना। 1s की एक सिंगल ऑर्बिटल थी, उसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स भर गए, n एटम्स के 2n इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2n इलेक्ट्रॉन्स भर गए। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, 2p में, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए बेटा 6n इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर गए। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, केयरफुली देखें, 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जगह तो 2n खाली थी, 2n एनर्जी लेवल्स तो खाली होंगे ना उसमें से सिर्फ n ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बाकी n जगह खाली रह जाएगी। ये जो n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो लोअर एनर्जी लेवल्स को फिल कर लेंगे, और जो खाली जगह रह जाएंगी वो ऊपर रह जाएंगी। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी को गेन कर पाएंगे। जैसे हम बेटा एनर्जी लेवल्स बोहर्स में बात करते थे कि अगर मैं इतनी एनर्जी डिफरेंस का इलेक्ट्रॉन दूंगी, फोटोन दूंगी, या इतनी एनर्जी डिफरेंस की एनर्जी वहां पे दूंगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर जा पाएगा। वही चीज आप यहां सोचो कि अब इतने दूर दूर के एनर्जी लेवल्स नहीं है, अब इतना सा एनर्जी लेवल का आप एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे या एनर्जी देंगे, या इतनी सी एनर्जी देंगे, तो भी इलेक्ट्रॉन जंप करके एक हायर एनर्जी लेवल पर जा सकता है, उससे एनर्जी ले सकता है और कंडक्शन में हेल्प कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से हायर एनर्जी लेवल पर जा पाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्शन में हेल्प कर पाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर्स में तो प्रेजेंट होते हैं, बट इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में कैसे प्रेजेंट हो पाते हैं हमें ये समझना है। इंसुलेटर्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, तभी वो कंडक्शन नहीं कर पाते, पर सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है। लेट्स सी क्या है। सेमीकंडक्टर्स में जब एटम्स एक दूसरे के और पास आते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड्स में जब एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जैसे 3s एनर्जी लेवल एंड 3p एनर्जी लेवल है, ये एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, है ना। तो जब स्प्लिटिंग हुई तो ये कंटिन्यूअस बैंड टाइप का बन गया। उसके बाद अगर इंटर एटमिक डिस्टेंस को और कम करें, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड बनाने पे पहुंचे, तो क्या होता है, जैसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में होता था एमओटी में, वैसे ही दो तरीके के एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, कुछ लोअर एनर्जी एंड कुछ हायर एनर्जी। जैसे यहां स्प्लिटिंग हुई थी वैसे ही वहां स्प्लिटिंग हो रही है बेटा, जैसे यहां स्प्लिटिंग हुई थी वैसे ही यहां स्प्लिटिंग हो रही है, बट डिफरेंस इज यहां 3p में 6n एनर्जी लेवल्स थे और इसमें 2n एनर्जी लेवल्स थे। n एनर्जी लेवल्स में 2n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वैसे ही 3n एनर्जी लेवल्स में 6n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। पर जब बाद में पूरा एक मर्ज होने के बाद दोबारा स्प्लिटिंग हुई तो क्या हो गए, इक्वल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हो गए। इक्वल कैसे हो गए, आप इसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से सोच सकते हैं। जब एक s और 3p आपस में मिलते थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 4 इक्वल ऑर्बिटल्स बनती थी। बिल्कुल वैसे ही जब ये ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन टाइप का ही है, जब ये s और p का एनर्जी लेवल मिल गया है, उसके बाद और नजदीक आएंगे तो इक्वल एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होंगे। नीचे वाले एनर्जी लेवल्स लोअर एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग एंड हायर वाले एंटी बॉन्डिंग, ऐसा एमओटी में था। यहां नाम थोड़े से अलग हो जाएंगे। ये लोअर जो एनर्जी लेवल है दिस इज वैलेंस बैंड, और ये जो हायर एनर्जी लेवल है दिस इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ये जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है, इनमें क्या नाम है, ऐसे नाम क्यों है, ये समझते हैं बेटा। ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ऐसा कैसे हुआ देखिए ध्यान से। इस सेमीकंडक्टर में बेटा 3s और 3p, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे। लेट्स से मैं एक सिलिकॉन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6, ये इनर वाली ऑर्बिटल्स का कोई खास लेना देना नहीं है। 3s2 और 3p2, दैट इज 3s एनर्जी लेवल और 3p में टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन। 8 स्पेसेस की जगह पे 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। 8 स्पेसेस हो सकते थे बेटा टोटल मिला के, 2 इसकी और 6 इसकी, तो 8n स्पेसेस हो जाएंगे जब हम n एटम्स की क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। 8n स्पेसेस में से 4n जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 1 2 3 4 4n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये 4n इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग ये नीचे वाली सारी एनर्जी स्पेसेस भर जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर वाली सारी खाली रह जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सो इन अ सेमीकंडक्टर जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, उसमें से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को फिल कर दे रहे हैं और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन मतलब जहां पे नहीं प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन, फॉरबिडन एनर्जी गैप।
तो ये नीचे वाला कंप्लीटली फिल्ड है वैलेंस बैंड, और ये जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है दिस इज एम्प्टी। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। क्या है वैलेंस बैंड, क्या है कंडक्शन बैंड? बेटा वैलेंस बैंड जो है वो क्या है, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उनसे बना है, और कंडक्शन बैंड क्या है, वो वाली एम्प्टी स्पेसेस से बना है जहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकते थे। तो एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड होता है जनरली कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड जो है वो फुली फिल्ड होता है। अब वैलेंस बैंड में असली में कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस बैंड में है बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कैसे होता है अभी समझते हैं। एक और चीज हमें समझनी है कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी गेन करके अपने से हायर एनर्जी लेवल पे तभी जा पाएंगे जब हम इतनी सारी एनर्जी देंगे। दैट इज छोटी छोटी एनर्जी गैप वाली जगह यहाँ पे खाली ही नहीं है। बेटा ध्यान से समझिए कि जो हम अभी सोडियम में बात कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि हल्की सी एनर्जी लेवल ऊपर लो या थोड़ा सा और ऊपर लो, वहां जगह खाली थी। तो जगह खाली थी, इसकी वजह से हम कह पा रहे थे कि वो कंडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वही चीज हम यहां समझें तो बेटा क्या हो रहा है कि यहां पर पूरी की पूरी जगह जो है वो फिल्ड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेने के लिए कोई जगह मिल नहीं रही है। तो जब तक हम इतनी सारी एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हेल्प नहीं कर पाएगा। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसके बीच में, एग्जैक्टली बीच में एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल एग्जैक्टली क्या है? ये थोड़ा सा हायर लेवल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, हायर क्वांटम में जाके बात करनी चाहिए इसके बारे में, बट अभी हम सिर्फ इसका नाम जाने तो भी बहुत है, फर्मी लेवल। लेकिन फर्मी एनर्जी जो है वो क्या होती है? वैलेंस बैंड में सबसे ऊपर वाली एनर्जी, दैट इज 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन्स के पास हायर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी हो सकती है, उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या है? ऐसा लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो सकती है। ऑल्दो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं है, थोड़े हायर लेवल की बात है, बट अभी हम क्या समझना चाहते हैं? सिर्फ ये कि ये जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड है जब हम कोई हीट, कोई टेम्परेचर, कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं। और ये जो कंडक्शन बैंड है ये क्या है बेटा? कंप्लीटली एम्प्टी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यस। अब ये जो एनर्जी गैप है दैट इज कंडक्शन बैंड के सबसे नीचे का एनर्जी और वैलेंस बैंड के सबसे ऊपर की एनर्जी, दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। यस। अब देखिए बेटा ध्यान से समझिए, ये जो एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस है, अगर मैं इतनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे पाऊंगी तो वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे, दैट इज कंडक्शन बैंड में जा सकता है। 0 केल्विन पे क्या था बेटा? वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ले नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पे एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा और वो कैसे काम करेगा? एक इंसुलेटर की तरह। पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं। कौन से हायर एनर्जी लेवल पे? ये कंडक्शन बैंड में। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे उतनी यहाँ पे जगह खाली रह जाएंगी। ये जगह खाली रह जाएंगी क्या मतलब है? ये देखते हैं बेटा। जब 0 केल्विन था तो हमारा क्रिस्टल जो था वो बेटा परफेक्ट क्रिस्टल की तरह काम कर रहा था। दैट इज हम कह सकते हैं उसमें सारे के सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट थे, एक भी बॉन्ड टूटा नहीं हुआ था, सारे एटम अपनी अपनी जगह पे थे। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने ज्यादा एनर्जी गेन कर ली होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने खास एनर्जी गेन नहीं की होगी उस टेम्परेचर की वजह से। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन कर ली वो अपने बॉन्ड से बाहर आ गए। अब वो बॉन्ड से बाहर आ गए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे क्योंकि अब वो बॉन्डेड नहीं है। बॉन्ड से बाहर आने पे हुआ क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड के बाहर आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड भी हो सकता है, तो वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन और उसकी जगह जो खाली रह जाएगी दैट इज कॉल्ड अ होल। अब ये जो खाली जगह है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? क्या कुछ नई चीज है यहाँ पे? यस। यहाँ पे जो खाली जगह है इसका नाम है होल। ये होल जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। कैसे बेटा? ये होल जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली बची है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन्स को काइंड ऑफ अट्रैक्ट करता है। और दूसरी चीज, जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे, लेकिन ये जो होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये होल मूव भी कर सकता है, असली में होल मूव नहीं कर रहा है, मूव इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे हैं। लेकिन दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आपको याद हो तो, एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये जो वैलेंस वाली दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन लालच खाकर अब होल में आ सकता है, क्योंकि होल में जगह खाली है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जैसी। यस तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके जब यहां आएगा तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है टुवर्ड्स राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर आया वहां फिर से एक खाली जगह रह गई, इस खाली जगह को हम कह सकते हैं फिर से एक होल। तो पहले होल जहां प्रेजेंट था अब वो उधर से किधर मूव किया, राइट की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होल जो है वो असली में कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, एक मन में हमने सोची हुई खाली जगह है वहां पर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर पाते हैं, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही मान लेते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव भी कर सकता है। सिर्फ ये चीज समझनी है कि असली में होल मूव कैसे कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो पहले मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां कोई खाली जगह प्रेजेंट नहीं थी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी गेन करके होल्स में जा सकते हैं, दैट इज अब ये भी कंडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने के बजाय क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स माने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, होल्स माने जो वैलेंस बैंड को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो होल्स की प्रेजेंस की वजह से दो चीजों पे कंडक्शन हो पा रहा है, दो तरीके से कंडक्शन हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होल्स का मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से समझें, होल इज नॉट अ फिजिकल पार्टिकल, इट इज अ वर्चुअल चार्ज। इसमें हम क्या कह पा रहे हैं, देखो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही होल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसलिए हम उसको होल बोल रहे हैं, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। और ध्यान से हम उसको कह सकते हैं बेटा वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को देखें वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, लेकिन एक होल कहां मूव करता है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होल्स भी हेल्प कर पाते हैं कंडक्शन में, कैसे, क्योंकि वो फ्री स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बैंड, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। तो जब हम करंट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी में दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स वो जो कंडक्शन का एरिया है, और वी डी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिमिलरली होल्स का नंबर, चार्ज, एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अलग अलग होती है। इसको आप खुद भी गेस कर पाएंगे अगर कोई आपसे पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे नेट में, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे, या आप सोचो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे या होल ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे। तो यू हैव गेस्ड इट राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर बहुत इजीली मूव करते हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है, पर होल्स का मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़कर एक बॉन्ड टूटेगा तब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके होल पे आ पाएगा। दैट इज होल्स का मोशन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से है, वो भी कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, एक लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के। दैट इज जब हम बात करते हैं होल्स के मूवमेंट की, वहां एक बॉन्ड का टूटना जरूरी है, बॉन्ड का तोड़ना जरूरी है, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, या आप कह सकते हो जो वेलोसिटी गेन करेंगे होल्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कम वेलोसिटी गेन करेंगे, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो कभी कभी लोग इफेक्टिव मास की भी बात कर लेते हैं कि चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेम अप्लाई किया, लेकिन फिर भी वेलोसिटी होल्स की कम है, तो हम मन मन में सोच सकते हैं कि वो हेवियर हैं या उनका मास ज्यादा है, जबकि असली में दे आर वर्चुअल, असली में वो कोई पार्टिकल है ही नहीं। तो मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। असली में ऐसा क्यों है, क्योंकि वो मोबिलिटी ऑफ होल्स नहीं है, वो मोबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कम होनी ही थी, बिकॉज दे आर बॉन्डेड, दे आर अट्रैक्टेड बाय अदर एटम्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द फ्री होल्स। यस, ऐसा क्यों है, क्योंकि चार्ज की वजह से नहीं, म्यूचुअल कॉलिजन लेस होते हैं नहीं, दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू इन देयर मोशन, या फिर नन ऑफ दीज। बेटा इसमें हमें समझने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कम एनर्जी क्यों चाहिए बेटा अपना मोशन कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होना है। चार्ज इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दैट डज नॉट इफेक्ट कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी या कितनी मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी क्या होती थी बेटा,
मूव करने की एबिलिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उतनी ही मोबिलिटी ज्यादा होगी। म्यू से डिनोट करते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको इलेक्ट्रिक करंट में याद हो तो। इस फॉर्मूले पे हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि असली में होल्स भी मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ही वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। किस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाइल होल्स उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मूव करना है या एक बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। सो द आंसर इज दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन। अब बेटा ध्यान से समझिए, जब हमने बात की थी क्रिस्टल की, उसमें 0 केल्विन पे सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट थे, बॉन्ड्स इंटैक्ट थे और वैलेंस बैंड फुल था, कंडक्शन बैंड एम्प्टी था। दैट इज कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर नहीं जा पा रहा था, वो एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। पर जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर चले गए थे और यहां भी कुछ खाली स्पेसेस बच गई थी, और यहां तो खाली स्पेसेस हैं ही हैं। दैट इज कंडक्शन यहां भी हो पा रहा है और थोड़ा थोड़ा कंडक्शन वैलेंस बैंड में भी हो पा रहा है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, कंडक्शन ज्यादा बढ़ता जाएगा। दैट इज एज अपोज टू रेजिस्टर्स या फिर मेटल्स, कंडक्शन करते टाइम जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, कंडक्शन बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। जबकि जब हम मेटल्स की बात करते थे, कंडक्टर्स की बात करते थे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती थी, कोलिजन बढ़ते थे, मूव करने में हिंड्रेंस मिलती थी। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा बेटा, कंडक्शन में हेल्प मिलेगी, कंडक्शन बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज आस्क्ड मेनी अ टाइम्स। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेजिस्टर में या कंडक्टर में, रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर में बढ़ जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंडक्शन में हेल्प मिलती है। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स बढ़ जा रहे हैं जो चार्ज को लेकर जा रहे थे, चार्ज कैरियर्स। अब देखो थोड़ा सा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा और डिफरेंस हम बैंड एनर्जी की टर्म्स में देखते हैं। जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं बेटा, तो जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, दे ऑलमोस्ट ओवरलैप ऑन ईच अदर। ओवरलैप कर रहे हैं मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से जंप करके कंडक्शन में जा सकता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, जैसा कि हम सोडियम में देख रहे थे। तो पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होगा, ओवरलैप नहीं भी हो रहा, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इजिली जंप करके यहां से यहां तक जा सकता है। दिस इज लाइक इन मेटल्स और कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाकर या कुछ एक्सटर्नल थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां तक नहीं भेज सकते हो। दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि डायमंड में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जितने भी इंसुलेटर्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का जंप करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो इंसुलेटर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। बट इन सेमीकंडक्टर्स दिस एनर्जी गैप इज स्मॉल। स्मॉल मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी ऑर्डर का होता है। तो ये स्मॉल एनर्जी गैप जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन का यहां जंप करके यहां तक जाना जो है वो इजियर है। दैट इज हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कुछ भी ऐसी कंडीशंस लगाएंगे जिससे एनर्जी दे पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं और कंडक्शन में हेल्प कर पाते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, वाइल मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से या कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से हम कोई खास चेंज नहीं आता है रेजिस्टेंस में। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनर्जी बैंड गैप, जो इन तीनों में डिफरेंस है। बैंड गैप इन कंडक्टर्स इज ऑलमोस्ट 0, इन इंसुलेटर्स इट इज 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और हायर भी हो सकता है, बट इन सेमीकंडक्टर इट इज 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो यहाँ पे एनर्जी का ये जो डिफरेंस है, इसकी हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लेकर जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, विच कैन हेल्प इस इन कंडक्शन। बेटा एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे। It is carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each. At room temperature, which one of the following statement is most appropriate? Number of free electron for conduction is significant only in silicon and germanium but small in carbon. बेटा carbon is an insulator, तो इसमें free electrons present
नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यस, टेम्परेचर जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में सिग्निफिकेंट है, तभी वो कंडक्शन में हेल्प कर पाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखें। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन कार्बन, नहीं, इट इज ऑपोजिट, क्योंकि वो इंसुलेटर है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन ऑल थ्री, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें हमें एप्रोप्रिएट सोचना था बेटा, नेग्लिजिबली स्मॉल है तो फिर वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा सेमीकंडक्टर, और हम लोग कह सकते हैं कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो भी इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल थ्री, ये भी गलत है बेटा। इंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो कार्बन में तो नहीं है। ऑल्दो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म हम लोग को इसलिए कही गई है बिकॉज हमें टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया है, हमें कार्बन का कौन सा हम लोग क्या ले रहे हैं, कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, ये भी नहीं बताया, बिकॉज ग्रेफाइट एज यू नो इज अ कंडक्टर। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करनी थी। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे बेटा, ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज चेंज्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 273 केल्विन, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेटा हम लोग को यहाँ पे ये यूज करना है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कम होती है और कंडक्टेंस बढ़ती है। पर एक चीज ध्यान से देखना, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन होता है, तो यहां हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, असली में कम कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा रहे हैं, रूम टेम्परेचर से कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। सो द आंसर शुड बी सी। Next question is a strip of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. 80 Kelvin is very less. आप कह सकते हैं खुद ही क्या रखा है इन्होंने, कूल्ड। तो कॉपर क्या है, एक कंडक्टर, और जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर्स है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस क्या हुई होगी, कम, लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी। तो कॉपर स्ट्रिप इंक्रीजेस, सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप decreases and germanium strip increases. So answer should be again C. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे। क्वेश्चन है, चूज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉल्स, पहला, इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंसुलेटर्स, बिल्कुल सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर करेक्ट आंसर, बिकॉज फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी। लास्ट वाली भी पढ़ लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स दिस वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। असली में जो हम अभी तक सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे थे देवर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में हमने अभी तक बाहर से कुछ ऐड नहीं किया है, उसकी प्रॉपर्टीज को कुछ चेंज नहीं किया है। जब हम बात कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करने की, तो इनकी प्रॉपर्टीज को हमें इंप्रूव करना पड़ता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जब कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी गैप है वो 1.1 2 इसके आसपास है, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स में जब हम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल पर जा सकता है। यस, इसमें एक चीज ध्यान देनी थी कि जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कंडक्शन बैंड में, उतने ही होल्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस बैंड में, क्योंकि उतनी ही जगह खाली रह जाएंगी। यस, तो ये चीज हम लोग को बताती है ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें बिल्कुल इंप्योरिटी, मतलब बाई चांस थोड़ी बहुत बनाते टाइम रह गई हो तो वन थिंग, बट हमने कोई इंप्योरिटी या प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए कुछ ऐड नहीं किया है। तो इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होल्स हैं सब थर्मली जनरेटेड या टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बने हैं, एंड दे आर इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, एंड दे आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर पे हाईली डिपेंडेंट है। तो अगर मुझे किसी सब्सटेंस में किसी भी प्रॉपर्टीज को यूज करना हो, लेट्स से हम मोबाइल फोन में इस सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं, तो बेटा गर्मियों में वो अलग तरीके से काम करेगा, सर्दियों में अलग तरीके से काम करेगा। तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफिकली जहां यूज करना हो टेम्परेचर से रिलेटेड वहां तो कर सकते हैं, बट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और उसमें बहुत थोड़े से चार्ज कैरियर्स हैं। चार्ज कैरियर्स जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कंडक्शन जो है बहुत थोड़ा सा हो पाता है, और वो भी टेम्परेचर बढ़ाने पर।
दैट इज मोबाइल फोन को आप ओवन में रखोगे तभी वो काम करेगा और फ्रिज में रखोगे तो वो काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हम नहीं चाहते हैं उसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें किसको यूज करना पड़ेगा, वो हमें समझना होगा इम्प्योरिटीज के बारे में। इम्प्योरिटीज इज नॉट मिट्टी कचरा कुछ डाल देंगे हम सेमीकंडक्टर में, हम उसमें डालेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर पाए। बेटा आपने डोपिंग सुना होगा, वो कुछ एथलीट्स लेते हैं ड्रग्स टाइप की चीज जिससे उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, कुछ वैसी ही चीज है। इसमें एक चीज ध्यान देनी है, डोपिंग इज लाइक अ मेडिसिन। वैसे ही मेडिसिन की तरह आप एक छोटी सी पर्टिकुलर चीज सेमीकंडक्टर में डालेंगे कुछ थोड़े से अमाउंट में, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसमें हम कुछ ना कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर पाएंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम यूज कर पाए। तो लेट्स सी हम लोग उसमें क्या डालेंगे। एक चीज हमें ध्यान देनी है, सिमिलर साइज के एटम्स डालने हैं ताकि उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा नहीं बिगड़े। तो क्या डाल सकते हैं हम इसमें, दो तरीके की इंप्योरिटीज डाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं डोपिंग कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट को डोनर्स भी कहते हैं और ट्राइवेलेंट को एक्सेप्टर्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों, अभी हम समझते हैं। बेटा जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, पेंटावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 है, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा सिलिकॉन के पूरे एटम्स में से एक एटम को डिस्प्लेस करके हमने लेट्स से फास्फोरस डाल दिया। तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली रह गया। ये दिस इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इज लाइक द फ्री इलेक्ट्रॉन। असली में फ्री नहीं है, उसने एनर्जी गेन करके वो एनर्जी गेन नहीं किया था कि वो बाहर आ जाए, बट इट इज नॉट बॉन्डेड। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स अगर आप सोचो तो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते थे। आपको याद होगा हाइड्रोजन पे अलग एनर्जी लेवल थे, हीलियम में अलग थे। वैसे ही सिलिकॉन एंड फास्फोरस ऑल्दो वो पड़ोसी हैं पर उनके एनर्जी लेवल थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे एक दूसरे के। तो अब कंडक्शन बैंड अगर ये है और मैंने जो इसमें एक सिंगल फास्फोरस का एटम डाला है, सिंगल मतलब बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो वो उसकी एनर्जी लेवल लेट्स से यहाँ पे थी। तो इस एनर्जी में जो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर एनर्जी लेवल की तरह काम करते हैं, या आप कह सकते हो ये डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस क्रिस्टल में। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे क्रिस्टल में और आराम से कंडक्शन बैंड में जंप करके जा पाएंगे और कंडक्शन में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, तो अब हम नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बराबर होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ाएंगे नंबर ऑफ होल्स कम हो जाएंगे। ये कौन सा जादू है बेटा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम H+ एंड OH- इनका K इक्वलेंट होता था कांस्टेंट 10⁻⁻14, आपको याद होगा बेटा। जब हम उसमें H+ बढ़ाते थे तो OH- अपने आप कम हो जाता। ऐसा कैसे होता था, सोचिए सोचिए। मुझे लगता है कुछ लोग अच्छे से सोच पाए होंगे। जब हम H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे एक वेसल में, ठीक है, तो OH- कम क्यों हो जाता था, क्योंकि उसमें H+, लेट्स से दीज आर OH- है ना, उसमें हमने H+ बहुत सारे डाल दिए तो भीड़ बढ़ा दी। जैसे जैसे हम भीड़ को बढ़ाते जाएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ H+ विद OH- भी बढ़ जाएगा ना, कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे H+ OH- के, तो उनका कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। पहले जितने कंबाइन होते थे उतने टूट जाते थे, पर अब भीड़ ज्यादा है, कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा। दैट इज OH- पहले जितने इफेक्टिवली प्रेजेंट से उससे कहीं कम हो जाएंगे क्योंकि वो कंबाइन कर गए हैं OH- से, और नेट में H+ बड़ा है। हमने जितना डाला था उतना नहीं, क्योंकि थोड़ा कंबाइन हो गया है H+ भी, बट बढ़ गया है, एंड OH- क्या हो गया बेटा, कम हो गया है। वेरी सिमिलर टू दैट, जब हम एक वेसल तो है ये, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे तो क्या होगा बेटा, जो इसमें पहले से थोड़े बहुत होल्स प्रेजेंट रहे होंगे, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ लेट्स से होल प्रेजेंट था, तो क्या होगा बेटा, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स में जंप करके जाएंगे, या आप कह सकते हो होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो जितने होल्स एक इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में थे उससे थोड़े से कम हो जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उससे तो ज्यादा हो ही गए बिकॉज ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन्स। तो Ne into NH is still a constant Ni²। Ni किसको बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थे, I। यस, तो ऐसा क्यों हो पाया बेटा, क्यों, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, जो उनका कंबाइन होना है, उनका मिलना है, वो बढ़ जाएगा, उनका मर्ज करना, न्यूट्रलाइज होना बढ़ जाएगा, और कुछ होल्स कम हो जाएंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में जो हमने अभी पढ़ा है बेटा पेंटावेलेंट वाली इंप्योरिटी वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन होल्स।
तो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स को बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ लोग इस वाले सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो, मतलब कुछ लोग नहीं, वही नेम है इसका। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं है कि सेमीकंडक्टर नेगेटिव है, उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नेगेटिव टाइप का। यस, दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? आपने सही गेस किया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालने से, लेट्स से हमने एल्यूमिनियम डाला तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, एक होल तो उसने खुद ने ही दे दिया। यस, अब यहां पर एक खाली जगह रह गई है जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां बॉन्ड बन सकता है। यस, ऑल्दो एल्यूमिनियम अभी क्या है? न्यूट्रल। सिलिकॉन का क्रिस्टल भी न्यूट्रल था, एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल है, दैट इज हमने कोई चार्ज नहीं डाला है उसमें। दैट इज अगर अभी हम इसको पी टाइप बोलेंगे तो आप ये ना समझें कि पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए फिर से, हमने जो यहां पर एनर्जी लेवल लिया है, दिस इज वेरी नियर टू द वैलेंस एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि इसमें होल्स प्रेजेंट है। यस, तो ये जो होल्स जो होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आराम से अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कंडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप में। तो जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाता है, और जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे थे तो एक डोनर एनर्जी लेवल बन गया था नियर द कंडक्शन बैंड, एंड दिस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज नियर द वैलेंस बैंड। अब आप सही गेस किए हैं, इसमें नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कुछ कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गए होंगे और होल्स तो हमने एक्सटर्नली उसमें डाले ही हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेटा अभी हमने समझ लिया है कैसे बैंड थ्योरी के हिसाब से हम सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हमने क्या क्या समझा बेटा? एक प्योर सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। अब हम धीरे धीरे इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज कर क्या डिवाइसेस बना सकते हैं ये सीखेंगे हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जब हम उसमें पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डालकर उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखते हैं क्या हो रहा था। हम लोग बात कर रहे थे बेटा, जो हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालने पर क्या होता था बेटा? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता था, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालने पर क्या होता था बेटा? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता था। अगर आपको याद हो, हम बात कर रहे थे बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट पॉजिटिव। उसमें क्या पॉजिटिव है बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव, इट इज होल्स। अब हम लोग बेटा एक चीज थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, इसको हम बहुत कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पाएंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू क्वांटम, बट स्टिल हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जब यहाँ पर ये जो हमारे पास डोनर एनर्जी लेवल आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है बेटा? जो फर्मी लेवल होता था ना बीच में, जो बिल्कुल दोनों के बीच में होता था, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। दैट इज वो किसकी तरफ हो जाएगा? अब कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज वहां इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई है। वैसे ही अगर हम, आप यही समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी भी जगह पे चेंज होगी, उस हिसाब से फर्मी लेवल शिफ्ट होगा। अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 0 केल्विन पे फर्मी लेवल बिल्कुल बीच में होता है कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड के, पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फर्मी एनर्जी नहीं, फर्मी एनर्जी क्या थी? 0 केल्विन पे जो होता था। हम लोग फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं। तो फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में फर्मी लेवल थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज वहां पर क्या है? चार्ज कैरियर्स नीचे की ओर ज्यादा है। यस, तो बस इतनी सी बात हमें समझनी होती है कि फर्मी लेवल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की या फिर चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन के साथ शिफ्ट होता है। अगर हमारे पास एन टाइप है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पी टाइप है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रखा है प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 into 10 की पावर 16. Doping by indium increases number of holes to 4.5 into 10 की पावर 22 per cubic meter. Calculate Ne in doped silicon. बेटा हम लोगों ने बात की थी कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, जब हम डोपिंग कर देते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन से डोपिंग की है, दैट इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग की है, तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ होल्स कम हो जाएंगे। कैसे होता था? हम लोग इक्वेशन क्या लिखते थे बेटा? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज अ कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, वेयर Ni वाज जितने हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स थे। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या बात करेंगे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूछे हैं।
यस, नंबर ऑफ होल्स दे रखे हैं, कितने होंगे बेटा नंबर ऑफ होल्स 4.5 इंटू 10 की पावर 22, और नंबर ऑफ Ni क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थे उसकी कंसंट्रेशन थी बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 16, उसका हमें क्या लेना बेटा स्क्वायर। सो वी कम टू Ne इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का स्क्वायर, या 2 बार लिख देती हूँ बेटा मैं कैलकुलेशन की वजह से, डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर 22। सो 1.5 3 जार, दिस इज 2 जार 16, और 16 कितना हो गया 32, तो 10 की पावर 10 ऊपर बचा, तो आप क्या बोलेंगे बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर 10, इतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे डोप्ड सिलिकॉन में। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज फर्स्ट डिवाइस जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें हम यूज कर पाएंगे ये सेमीकंडक्टर्स को, जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो ये जो यूज है ये पहली बार हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में सीखेंगे। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज ये डायोड क्या चीज है, एक डायोड कैसे बनता है, और ऐसा इसका क्या फायदा है, बनने से क्या क्या उसके अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब भी हमारे पास बेटा कोई भी सिलिकॉन का या कोई भी सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल होता है और उसमें हम डोपिंग इस तरीके से करते हैं कि हम एक साइड से एन टाइप की डोपिंग कर रहे हैं एंड एक साइड से पी टाइप की डोपिंग, दैट इज एक साइड से पेंटावेलेंट एंड एक साइड से ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं, तो हमें मिलता है एक पीएन जंक्शन डायोड। ये है उसका जंक्शन, जो उनके बॉर्डर की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे बोलते हैं ना। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम एक एन टाइप और एक पी टाइप क्रिस्टल को आपस में चिपका देंगे तो क्या हमें ये डायोड मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो इसके आगे होने वाला है वैसा दो चिपके हुए सेमीकंडक्टर में नहीं हो पाएगा। एक ही क्रिस्टल में आपको एक साइड से एन टाइप की एंड एक साइड से पी टाइप की डोपिंग करनी होगी। अब क्या होगा बेटा, हमने डिफ्यूजन का नाम सुना होगा बेटा, कोई भी गैस रिलीज होती है, आप चाहे किचन में आप बात कर लें या किसी भी तरीके की गैस रिलीज होती है, आप सही समझ रहे हैं बिल्कुल। तो क्या होता है बेटा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ क्यों जाती है, क्यों पूरे रूम में उसकी स्मेल आती है, या कोई भी हमारे पास डिफ्यूजन का वर्ड जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ रैंडमनेस इन द मॉलिक्यूल्स, जब जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वो रैंडम मोशन की वजह से धीरे धीरे बाकी जगह की ओर डिफ्यूज होगी, कोई भी गैस या कोई भी सब्सटेंस जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से दूसरी की तरफ जाता है। अब वही चीज अगर हम यहां पे देखें बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड हियर, ये भी स्टेशनरी नहीं है। तो जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का इस साइड एंड होल्स का पी साइड, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है एंड पी साइड पे भी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है। तो जो रैंडम मोशन है इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके कुछ कुछ होल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। यस, तो ये जंक्शन से तभी जा सकते हैं जब वो सिंगल क्रिस्टल है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, होल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे तो इतना एक जंक्शन का एक एरिया ऐसा बन जाता है, एक वॉल्यूम ऐसी बन जाती है जिसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स डिमिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो पाया? बिकॉज उस जंक्शन पे डिफ्यूजन हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स को क्या कर रहे थे बेटा, फिल अप कर दे रहे थे। यस, तो जब हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले होल में जाके सिट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से कंबाइन कर जाएगा, तो असली में क्या हुआ, मन मन में सोचिए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थे दे वर नॉट चार्ज कैरियर जरूर थे पर उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या था, यहाँ प्रेजेंट थे बेटा आयंस। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, वो जो हमने पेंटावेलेंट इसके अंदर एटम्स डाले थे उसमें से आया था, उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आप मान सकते हैं। वैसे ये होल मान लीजिए एक एल्यूमिनियम का होल है। यस, अब जैसे जैसे ये वाला फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन ये वाले एल्यूमिनियम के होल में जाके सिट करेगा, बिकॉज हम लोग बात क्या कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर होल्स और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो हमारे किससे आए हैं, जो हमने एक्सटर्नली इंप्योरिटी डाली है। यस, जो थर्मली जनरेटेड है वो बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम के पास चला गया है। तो एल्यूमिनियम पहले क्या था बेटा, न्यूट्रल। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Al नेगेटिव आयन बन जाएगा। और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, P पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये जो हम डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे थे, इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो क्या है इसके अंदर, सिलिकॉन के एटम्स हैं प्लस फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम के
आयंस हैं जो इमोबाइल हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, जो क्रिस्टल में फिक्स्ड हैं। दे आर नॉट चार्ज कैरियर। सुनने में लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर होंगे, नहीं, वो चार्ज कैरियर डिप्लीट हो चुके हैं, उसके अंदर कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर? दीज आयंस आर इमोबाइल, दे कैन नॉट मूव। तो फिर क्या होगा जब ये मूव नहीं कर पा रहे होंगे? तो फर्दर क्या होगा? अब ये जो P प्लस है जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और ये जो Al माइनस है जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये प्लस 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 जो इस रीजन में बना और ये जो माइनस 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 इस रीजन में बना, इनका क्या मतलब हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि जब अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर जाने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर N टाइप से P टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसको एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। क्यों रेजिस्टेंस ऑफर होगा बेटा? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा। ये बात समझ में आई? तो उस पर फोर्स लगेगा ऑपोजिट तरफ, या आप कह सकते हैं उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज हो गया। ध्यान से देखिए, N साइड पे पॉजिटिव चार्ज हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। N डज नॉट सिग्निफाई नेगेटिव चार्ज। N टाइप के उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। तो N टाइप पे क्या हुआ बेटा? N वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। और P वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो Al नेगेटिव है, यहाँ पे ये वाली साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, या आप कह सकते हो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। अब नेगेटिव का इधर जाना बहुत मुश्किल है। इसको हम बोल देते हैं एक बैरियर बन गया है। बैरियर क्या है बेटा? ये एक बैरियर है, ये बैरियर पोटेंशियल है, यहाँ की पोटेंशियल हायर है, यहाँ की पोटेंशियल लेट्स से लोअर है। तो क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना मुश्किल है। सिमिलरली एक होल का इधर आना मुश्किल है, ऑल्दो होल्स डू नॉट मूव। असली में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, होल्स का मोशन इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही रिलेटेड होता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे? एक होल का इधर चढ़ के जाना, आप ऐसे सोच सकते हैं बैरियर है उसके ऊपर होल चढ़ना बहुत मुश्किल है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जाना बहुत मुश्किल है। यस, अब इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना मुश्किल हो जाएगा एंड होल्स का भी इधर आना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज जो डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो डिफ्यूजन की वजह से क्या कोई करंट था? हाँ, क्योंकि यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उल्टी साइड में एक करंट आएगा। इलेक्ट्रॉन्स के इधर ट्रैवल करने से फ्रॉम N टाइप टू P टाइप एक करंट आएगा फ्रॉम P टू N। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर से किधर है बेटा? करंट डिफ्यूजन इज फ्रॉम P टू N। अब क्या हुआ? जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर बन गया है, जब जैसे जैसे उसका ट्रैवल करना मुश्किल है, वैसे वैसे एक और चीज हो रही है। ध्यान से देखिए, क्या इस साइड पे P साइड पे सिर्फ होल्स हैं? नहीं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। सिमिलरली N साइड पे भी कुछ कुछ होल्स भी हैं। These are also minority। लेकिन जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, जो हमने नहीं लगाया है, डिफ्यूजन की वजह से बन गया है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अब पॉजिटिव चार्ज को तो इधर धक्का देगा ना। यस, दैट मीन्स इधर अगर होल होता वो तो इधर जा पाता। सिमिलरली अगर इधर इलेक्ट्रॉन होता वो भी इधर आराम से आ पाता, और आराम से आने के बजाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको आने के लिए और प्रमोट करता। वही हुआ यहां पर। जैसे जैसे ये डिफ्यूजन बढ़ता गया विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे डिफ्यूजन तो कम हो गया, लेकिन एक उल्टा करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये उल्टा करंट क्या है? ध्यान से देखिए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रमोट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। दैट इज, अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी एक करंट आएगा। ये करंट जो है वो इसके अंदर से भी आता है। ये क्या मतलब हुआ बेटा? ये जो डिप्लीशन रीजन था, इसके अंदर लगातार कुछ ना कुछ एजिटेशन चलता जा रहा है। दैट इज, लगातार कुछ ना कुछ बॉन्ड्स टेम्परेचर की वजह से टूट रहे भी होंगे। जो ये बॉन्ड्स टेम्परेचर की वजह से टूटते हैं तो क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो भी ऐसा ही करंट प्रोड्यूस करेगा। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन को किधर की ओर फोर्स मिलेगा? पॉजिटिव की डायरेक्शन में। और इस होल को किधर की ओर डायरेक्शन मिलेगा? ये नेगेटिव चार्ज या फिर P टाइप से डायरेक्शन में। तो जो होल्स ऑपोजिट साइड पे हैं, दैट इज N साइड पे हैं, या फिर जो होल्स इस डिप्लीशन रीजन के अंदर बन रहे हैं, उन सबको किधर की ओर जाना पड़ जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? P टाइप की तरफ। यस, तो एक करंट प्रोड्यूस हो गया है फ्रॉम N टू
P. दिस इज, ध्यान से देखिए, ऑपोजिट टू डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट P2N था और जो अभी बना है वो क्या है, N2P. इसका नाम है ड्रिफ्ट करंट. क्या आपको याद है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पे हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट करंट, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी. यस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से जो रैंडम मोशन था वो पहले तो था इलेक्ट्रॉन्स का, पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से एक इधर की और एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो आ जाती थी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे. वेरी सिमिलर टू दैट यहां भी यही हुआ है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है उसके अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ बेटा, ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं. दैट इज, ये जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. कौन से चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो ड्रिफ्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड, ये कौन से बना है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से बना है. तो जब हम जंक्शन डायोड बनाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे विद टाइम डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा और एक ड्रिफ्ट करंट भी होगा, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा और एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी जब दोनों करंट्स बराबर हैं और अब चार्जेस का इधर उधर आना जाना इक्वल हो गया है या खत्म हो गया है, आप कह सकते हैं. यस, दिस इक्विलिब्रियम स्टेट पे अब वो जाकर पड़ा रहेगा. दैट इज, आप अगर पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो जिंदगी भर उसमें अपने आप करंट नहीं फ्लो करता रहेगा. थोड़ी देर के लिए पहले डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हुआ एंड देन ड्रिफ्ट करंट ने उसको न्यूट्रलाइज या कैंसिल कर दिया या खत्म कर दिया. With time, as potential barrier develops, diffusion current decreases, but minority charge carriers start to drift due to the electric field developed in depletion region, and therefore यहाँ पे क्या हो गया, नेट करंट क्या बन जाता है बेटा, जीरो बन जाता है. एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा ध्यान से. इन पीएन जंक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा अभी अभी हमने बात किया, जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो क्या होता है बेटा, पी साइड पे से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड चले जाते हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड चले जाते हैं. तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जब पी साइड जाएंगे तो यहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पी साइड पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है, N2P. सो द आंसर इज बी. एक और क्वेश्चन देखते हैं. द डिप्लीशन लेयर इन सिलिकॉन डायोड इज 1 माइक्रोमीटर वाइड. इन्होंने वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोमीटर उसकी विड्थ है. एंड नी पोटेंशियल, क्या है ये नी पोटेंशियल, इसको हम अभी समझते हैं. जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ना, इसी का नाम है नी पोटेंशियल. 0.7 वोल्ट. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर विल बी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड डी की वैल्यू पता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, डेल्टा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा V/D. V कितना है 0.7 और D कितना है 1 माइक्रोमीटर, दैट्स 10 की पावर -6. सो द आंसर इज 7 × 10 की पावर 5. ओ माय गॉड, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड. यस, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इतने छोटे से डिप्लीशन रीजन में. बात समझ में आई. तो जो पोटेंशियल बैरियर है उसको अब बेटा ध्यान से देखें फिर से. ये जो पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हुआ है ये इस तरीके का दिखता है. अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी तो आप ये स्लोप से ही सोच सकते हैं. यस, dV/dt के हिसाब से आप सोच सकते हैं. तो स्लोप के हिसाब से पहले स्लोप 0 थी, बाद में भी स्लोप 0 है और बीच में मैक्सिमम है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है. कोई चार्जेस के बारे में पूछे तो चार्ज इस तरीके से वेरी करता है बेटा. बीच में होता है 0, यहाँ पे एंड्स में भी होता है 0. एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, बीच में मैक्सिमम है. वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बीच में मैक्सिमम. ठीक है, दिस इज हाउ द चार्ज वेरीज. बेटा दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्टली. ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वेरी करता है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन से हमने दिखाया. यस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट. जिसपे हमने कोई सर्किट नहीं लगाया है, अभी हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं जो हमने अभी बनाया. पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर. रॉन्ग. पी टाइप साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन एन टाइप साइड. रॉन्ग, क्योंकि एन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, पॉजिटिव हो गया था, पोटेंशियल बढ़ गई थी. देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. दिस इज करेक्ट. There is an electric field at the junction directed from P side to N side. This is also wrong. So the answer would be C. Next thing is biasing. What is biasing?
बेटा क्लास में कभी कभी आपने बात की होगी कि वो बायस्ड हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। आपने कभी कभी समझा होगा बायस्ड का मतलब होता है हम किसी एक को जब फेवर करते हैं उसको बोलते हैं बायसिंग। तो हमारे पास अगर एक साइड P है और एक साइड N है और हम इस पे एक बैटरी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बायसिंग कर देना। एक करंट को हम फेवर कर रहे हैं डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट में से, और वो करंट बढ़ जाएगा, दूसरा करंट जो कम था वो उतना का उतना रह जाएगा, और हम कहेंगे नेट में क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो बाइसिंग जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड बाइसिंग हम तब कहते हैं जब हम P साइड को पॉजिटिव एंड N साइड को नेगेटिव पोटेंशियल पे लगाते हैं। P साइड की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड N साइड की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम एक PN जंक्शन डायोड का अगर फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी दैट। जब भी हम PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन देता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। यस, हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करेंगे, फिर करंट की टर्म्स में बात करेंगे। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें क्या हुआ बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन आए। कौन से इलेक्ट्रॉन आए, जो बैटरी ने इधर से खींचे थे। तो जब हम P साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन कौन से प्रेजेंट है, ध्यान से देखिए, एक दो ही तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन फंस गए थे, आप याद है आपको, एल्यूमिनियम का एक होल था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया था, दैट इज जो आयंस बन गए थे उसमें से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर खींच लिया जाएगा इस वायर से। यस, दैट मीन्स धीरे धीरे ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा पहले से। सिमिलरली जब हम इधर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, डिमिनिश होने लग जाएगा। यू अंडरस्टैंड। तो विद टाइम ये नेगेटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और ये जो एल्यूमिनियम में से हमने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यस, और यहां जो फास्फोरस बन गया था आयन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, उसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया। दैट मीन्स ये आयंस जो हैं वापस कुछ कुछ आयंस ऐसे हो जाएंगे जो डिप्लीशन लेयर का पार्ट नहीं है, जिसमें अब अपने होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जो चार्ज कैरियर वहां से डिप्लीट हुए थे। दैट इज डिप्लीशन रीजन अब थिन हो जाएगा। जो पहले डिप्लीशन रीजन में ये वाला पार्ट भी आता था, दिस वन एंड दिस वन, अब वो वापस क्या हो गया है बेटा, चार्जेस से फुल हो गया है, या आप कह सकते हैं उसमें फिर से चार्ज कैरियर्स आ गए हैं। तो हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर क्या हो गई है, थिन हो गई है। डिप्लीशन लेयर हैज बिकम थिन, और पोटेंशियल बैरियर भी कम हो गया है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों में बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव का, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है बेटा, नेट में थोड़े चार्जेस भी कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि डिप्लीशन लेयर की जो क्या होगी बेटा, थिकनेस भी कम हो जाएगी और पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा जैसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे। तो चार्ज स्टार्ट्स टू डिक्रीज, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस इन हाइट एंड थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। और क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे हम चेंज करते हैं उसके साथ करंट कैसी वैरी करेगा, इसको हम बोलते हैं VI करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसमें पोटेंशियल चेंज करने के साथ साथ करंट कैसे चेंज होगा वो ग्राफ बनाना होता है। तो VI करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायसिंग में कैसी दिखेगी बेटा, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगी, ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो लेयर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, ये जो पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस था इसके ऑपोजिट, सॉरी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके ऑपोजिट हम एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, पहले वाली पोटेंशियल डिफरेंस से या इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्या है, ऑपोजिट है। अब क्या है, जैसे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया है वैसे वैसे ये डिप्लीशन लेयर कम होती गई है। लेकिन शुरुआत में जब हमने जीरो पोटेंशियल से शुरू किया था तो क्या करंट बढ़ा था, नहीं। क्यों, तब तक तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन थी, तब तक तो यहाँ पोटेंशियल का बैरियर था, तब तक इलेक्ट्रॉन का इधर जंप करके आना फ्रॉम N साइड टू P साइड बहुत मुश्किल था। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं शुरुआत में तो करंट बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे बैरियर है। बट व्हेन द बैरियर इज रीच्ड,
जब हम बैरियर पोटेंशियल जितना था वहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम उसको इनफ एनर्जी दे पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ताकि वो क्रॉस कर पाए अपने बैरियर को। ऑल्दो बैरियर थोड़ा सा कम हो गया है, अगर हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड बायस नहीं है तो बैरियर लेट से 1 वोल्ट का था, तो फॉरवर्ड बायसिंग करने पे वो थोड़ा सा कम होकर 0.8 0.7 वोल्ट का भी हो सकता है। दैट मीन्स ये वाली पोटेंशियल जिसके बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्यों तेजी से, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है एक्चुअली। ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आता है करंट में, ये क्यों आ गया है, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और चार्ज कैरियर्स आराम से एक दूसरी साइड जा पा रहे हैं, क्योंकि हम बैरियर को ओवरकम कर चुके हैं, उतनी एनर्जी हम उसको दे चुके हैं। तो व्हेन, जब तक हम वो पोटेंशियल पे नहीं पहुंचते हैं उससे पहले करंट बहुत कम होता है। ये वाली पोटेंशियल को बोलते हैं कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। ये देखो नी जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट वेरी शार्प, वो नी जैसा कर्व्ड है। तो नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज जो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए चाहिए। उसके बाद करंट कैसे बढ़ जाएगा बेटा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। अब मुझे बताइए, क्या ये एक ओमिक कंडक्टर टाइप का है? नहीं। ओमिक कंडक्टर में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होते थे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आते थे या फिर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती थी। यस, यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। आई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या है यहां डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? वी बाई आई तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वी और आई में कोई लाइन नहीं बन रही, कुछ कोई वो स्लोप का भी आइडिया नहीं दे रहा है। लेकिन जो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई है, ये इस जगह की स्लोप का आइडिया दे रहा है। यहां की जो स्लोप होगी, इनवर्स ऑफ स्लोप एक्चुअली, वो जितनी ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा होगी, उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी। यस, याद है आपको, जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम सिंपल ओमिक कंडक्टर की बात करते थे तो यहां पे अगर हम करंट ड्रॉ करते हैं और यहां वोल्टेज ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता था, V बाई आई, दैट इज इनवर्स ऑफ स्लोप। स्लोप का इनवर्स, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। यस, तो जितनी स्लोप ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, दैट इज थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट ज्यादा आ पा रहा है। यस, तो जितनी स्लोप ज्यादा होती थी उतनी रेजिस्टेंस कम होती थी। वैसा यहां भी है, लेकिन यहां रेजिस्टेंस का नाम थोड़ा सा चेंज करके क्या बोल दिया हमने, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक मतलब जो चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, बट किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, किसी वोल्टेज को चेंज करेंगे तो डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10-20 वोल्ट्स। 10-20 वोल्ट्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली, सॉरी ओम्स, 10-20 ओम्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। क्या है ये, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नी वोल्टेज की वैल्यू भी बेटा कभी कभी हमें डायरेक्टली यूज करनी पड़ती है। 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए एंड 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए। ये आपको याद रखना है बेटा। 0.3 जी से स्टार्ट है तो 0.3, 7 से स्टार्ट है, 7 एस से स्टार्ट है ना, इसलिए 7 ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, एंड सिलिकॉन के लिए 0.7। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसके ऑर्डर का होता है, 10-20 ओम्स के आसपास होता है ये रेजिस्टेंस। अच्छा, ये भी कह सकते हैं बेटा, ये जो रेजिस्टेंस है वो असली में क्या चीज है, इस पीएन जंक्शन में क्या चीज रेजिस्टेंस दे रही है। पूरा क्रिस्टल जो है उसके अंदर चार्ज कैरियर्स बहुत आराम से मूव कर पाते हैं। कहाँ मूव नहीं कर पाते, डिप्लीशन रीजन में। ये डिप्लीशन रीजन अगर ना होती तो आराम से चार्ज कैरियर्स इधर से उधर जा पाते थे। तो मेन जो रेजिस्टेंस है वो डिप्लीशन रीजन ही है। डिप्लीशन रीजन जितना थिक होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना थिन होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। यस, तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग की है, उससे रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि पहले तो बेटा जब करंट है ही नहीं तो क्या आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, थिकनेस से थोड़ा सा हमें आइडिया देती है कि अगर हम जितना थिक लेंगे, वो जो दीवार है उसमें से चार्ज कैरियर का मूव करना उतना मुश्किल होगा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। देखो स्टार्टिंग में क्या था बेटा, स्लोप कम थी मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा थी, और फिर स्लोप ज्यादा हो गई मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेटा रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग इज ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। दैट इज जब हम पी साइड पे नेगेटिव टाइप टर्मिनल लगाते हैं बैटरी का, और एन साइड पे कौन सा लगाते हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगाते हैं। तो जब एन साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और पी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। इसमें सारी चीजें ऑपोजिट होंगी जो फॉरवर्ड में होती थी। जैसे कि नेगेटिव ने जब इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत कम थे। यस, सॉरी, इसमें से इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसमें जो क्या था बेटा, सॉरी नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचा यहां से। ये
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे बेटा, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, वो उसको और खींच लिया गया है। जब हम एक क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहे हैं, उस वाली साइड पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। यस, तो क्या होगा बेटा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा और बढ़ जाता है और थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन थोड़ी सी और बढ़ जाती है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, और बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है। किसको, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी को। या आप कह सकते हो करंट यहां से फ्लो करके इधर आ रहा है और यहां से फ्लो करके इधर जा रहा है, बट करंट से हम चार्ज कैरियर्स का उतना अच्छे से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। जब मैं इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को दूंगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर से फ्लो करके इधर जा रहे हैं, ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। याद आ गया आपको? तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट इज वेरी स्मॉल इन वैल्यू। तो क्या होगा बेटा, ये जो करंट हम यहां से यहां पे दे रहे हैं, इसकी वजह से इस साइड हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड हम लोग क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो और पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन हम इधर से खींचेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन और बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और हम कह सकते हैं यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हुआ ड्रिफ्ट करंट, ये बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल ड्रिफ्ट करंट होता है, या आप कह सकते हैं रिवर्स करंट जो होता है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। बहुत स्मॉल होता है जो हमारे पास ये रिवर्स वाला करंट होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो अचानक से एक टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लो कर जाते हैं। ये कब हो सकता है, ये होता है जब हम पोटेंशियल को इतना बढ़ा दें, पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएं कि इसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने लग जाएं। जब बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ रही है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं उसको भी तोड़ने पे लग गया। जब ये बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बनेंगे, ये सब क्या बनाते थे, याद आ गया आपको, ड्रिफ्ट करंट। जो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर का होल है वो किधर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा होल, एंड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो दीज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स करंट। तो क्या होगा बेटा, ये रिवर्स करंट जो होगा बेटा बहुत अचानक से एक वैल्यू पे बढ़ जाएगा। दिस वैल्यू इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको जनरली जीनर वोल्टेज भी कहते हैं। वैसे ब्रेकडाउन दो तरीके का होगा, वो भी हम समझेंगे, लेकिन जीनर वोल्टेज कहते हैं इसको कभी कभी हम। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो क्या है, जहां पर ब्रेकडाउन होने लग गया है उसके अंदर के बॉन्ड्स का, बहुत अचानक से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बढ़ गए हैं। आपने वोल्टेज तो अच्छी खासी लगाई होती है, यहाँ पे 30-40 वोल्ट तो आप लगाते ही हैं। तो इतनी वोल्टेज पे जब करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अचानक से कम हो जाएगी, आप कह सकते हैं, या वोल्टेज बहुत कम थी, सॉरी वोल्टेज हमने इतनी कर दी कि बॉन्ड्स टूटने लग गए। अब क्या हुआ बेटा, पहले क्या था, एक वैल्यू थी जिसपे करंट चल रहा था, ये क्या है, ये है सैचुरेशन। हमने क्या किया, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया उसके बाद एक टाइम पे सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन मतलब अब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत थोड़े होते हैं। तो जब सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जाने लग गए हैं, अब आप वोल्टेज बढ़ा भी देंगे तब भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट बढ़ नहीं पाएगा। यस, तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इतना बढ़ा दें कि बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ जाए, तब ही अचानक से करंट बढ़ेगा। उससे पहले क्या रहेगा, सैचुरेशन वैल्यू रहेगी। यस, तो ये जो सैचुरेशन है ये किसकी वजह से है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर लिमिटेड इन नंबर, और ये जो करंट है ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है जनरली। और ये जो रिवर्स वोल्टेज हमने लगा दी है बहुत हाई, उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो गया है। इसमें सिलिकॉन के लिए अप्रोक्सीमेटली 35 वोल्ट्स होती है एंड जर्मेनियम के लिए 25। इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, डायोड का ये सिंबल है, सिंबल क्या कह रहा है, सिंबल कह रहा है कि जब मैं इधर से इधर की ओर करंट को भेजना चाहूं, ये एरो ये बता रहा है बेटा करंट इधर से इधर की ओर आराम से जा पाता है, लेकिन जब मैं इधर से इधर करंट को भेजना चाहूं तो ये बार बता रहा है कि वो उसको रोक लेता है, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो डायोड का नाम, डायोड क्या है, वॉल्व के जैसा है। एक साइड का फ्लो बहुत ईजी होता है, दूसरी साइड का फ्लो बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 20 ओम के आसपास होगी, 10-20 ओम, लेकिन रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, 10⁻⁶ ओम के आसपास होती है, 10⁵, 10⁻, इस तरीके से होती है। यस, रिवर्स रेजिस्टेंस आप सोच भी सकते हैं बेटा, जो रिवर्स करंट था, लेट्स से मैंने 20 वोल्ट्स वोल्टेज लगाई, ठीक है, रिवर्स जो करंट था वो क्या था, माइक्रो एम्पियर्स में था। यस, सो रेजिस्टेंस क्या है, V/I से सोच लो, कौन से ऑर्डर की आ गई बेटा, 10⁻⁷
10 की पावर 6, 10 की पावर 7, इस ऑर्डर की हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, एक चीज और, ये है हमारा फॉरवर्ड वाला और ये है रिवर्स वाला। अगर मैं एक ही ग्राफ में बनाऊंगी तो क्या होगा बेटा, मिली एम्पेयर है हमारे पास इस साइड के जो हमारे पास यूनिट है, और इस साइड का यूनिट हम माइक्रो एम्पेयर ले रहे हैं ताकि हम एक ही ग्राफ में उसको शो कर पाए। अब बेटा अगर मेरे को कोई कहे आइडियल डायोड क्या है, आइडियल डायोड ऐसा डायोड है जिसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होगी। आइडियल डायोड होगा तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होगी और रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट। ऐसे डायोड को बोलेंगे हम आइडियल डायोड। यस, तो रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, दैट इज कोई करंट नहीं आएगा वोल्टेज लगाने पे भी। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगी, 0, या आप कह सकते हो स्लोप 90 डिग्री वाली होगी। और हम कह सकते हैं इस केस में क्या होगा, आप थोड़ा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो बहुत सारा करंट आ जाएगा, दैट इज कोई भी उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, दिस इज एन आइडियल डायोड। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया सिलिकॉन डायोड तो आपको ये यूज नहीं करना है। अब हम पढ़ने वाले बेटा डायोड के स्पेशल फंक्शंस, किस तरीके से डायोड्स को यूज किया जाता है। तो पहला है उसमें बेटा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या है बेटा, रेक्टिफायर का मतलब है कि ऐसा कोई भी हमारे पास डिवाइस हो जो एसी को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर पाए। यूनी डायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन का। अभी हम उसको सिंगल वैल्यू का नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, बट एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर पाए। दैट इज हमें कोई चीज़ की चार्जिंग करनी है लेट्स से, तो वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज अगर इंक्रीज और डिक्रीज करे तो चलेगा, लेकिन अगर ऑपोजिट वोल्टेज भी लगा देंगे तो डिस्चार्ज भी साथ साथ में होती रहेगी चीज़। ठीक है, तो हम लोग को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करना सीखना है पहले। सो दिस इज रेक्टिफायर। तो पहली चीज़ हमारे पास यूज़ कर हम लोग सब पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सिंगल डायोड ओनली। कुछ बड़ा कोई फंक्शन नहीं होता है इसमें। सिंपल ये चीज़ है कि ये ट्रांसफॉर्मर टाइप का हमने सिस्टम ले रखा है। इधर एसी है और एसी यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद जब हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है एंड ये वाली वैल्यू निगेटिव है, दैट इज ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात मैं कर रही हूँ, तो इसमें क्या होगा बेटा, जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो मुझे इसके अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा जो हमने इनपुट दिया, सिमिलर टू दैट। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जो हमने इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स लिए हैं। ठीक है, अगर मेरे को वो आउटपुट बढ़ाना है या कम करना है वो भी हम कर सकते हैं कॉइल्स को चेंज करके। अब सेकंड चीज़ है, अगर मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द सर्किट पे आती हूँ, नेगेटिव पार्ट पे जब मैं आऊँगी तो मैं ये देखूंगी कि ये वाला जो है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। दैट इज इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, दैट इज ये नेगेटिव वाली साइड का पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड में पी वाली साइड से ज़्यादा है। और अगर एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से ज़्यादा हो तो वो कैसा बन जाता है बेटा, रिवर्स बायस्ड। तो ये इस वाले केस में होगा रिवर्स बायस्ड, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो आउटपुट मिलेगा 0। फिर से हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा तो फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। दैट इज जो हमारा आउटपुट होगा वो किस तरीके का दिखेगा, दिस एंड देन 0, देन पॉजिटिव साइकिल, देन 0 एंड देन पॉजिटिव साइकिल एंड सो ऑन। अब इस चीज़ में एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बिकॉज आधी तो एनर्जी हमने वेस्ट ही कर दी। 50% तो हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी थोड़ा सा तो एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है। दैट इज 50% से भी कम हमें फाइनली एफिशिएंसी मिल पाती है। तो IDC जो होता है वो I0/π होता है, और IRMS कोई बोले तो वो क्या होता है, I0/2 होता है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, एफिशिएंसी हमें ध्यान रखनी है 40.6% होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी, 40.6%। अब 41% याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्स जो हैं वो हम लोग क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो एक अनदर चीज़ है ना, वो फिल्टर सर्किट्स यूज़ करते हैं हम। सेकंड चीज़ सीखने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट थिंग इज बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा, पूरी की पूरी वेव्स जो हैं उसके जो दोनों पार्ट्स हैं उसको हम यूज़ कर पाते हैं, दोनों पार्ट्स की एनर्जी, बट हम चाहते तो अभी भी यूनी डायरेक्शनल है। दैट इज इस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए। तो इनपुट हमें अगर AC टाइप का दे रहा है, आउटपुट हमें कैसे चाहिए बेटा, सिंगल डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों साइकिल्स हमें यूज़ करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, 2 डायोड्स यूज़ करते हैं। एक डायोड 1 है एंड दिस इज डायोड 2। तो जब पॉजिटिव साइकिल चल रही है, दैट इज दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड दिस पार्ट इज नेगेटिव, उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा डायोड 1 होगा वो कैसा बायस्ड हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या बेटा, यहाँ से हम लोग को करंट मिलेगा फ्रॉम P to Q। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द साइकिल जो होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में ये पार्ट पॉजिटिव होगा एंड ये पार्ट नेगेटिव होगा। जब ये पार्ट पॉजिटिव होगा तो कौन सा वाला डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड 2।
दिस वुड बी एट जीरो पोटेंशियल आप कह सकते हो। ये डायोड 2 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और ये कंडक्ट करने लग जाएगा फ्रॉम P टू Q। दैट इज दोनों पार्ट्स ऑफ द साइकिल में जो हमारा करंट आ रहा है वो P टू Q ही आ रहा है, दैट इज एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा इसके अक्रॉस P टू Q जो RL बोल रही हूँ जिसको मैं, वो आउटपुट हमें एक ही डायरेक्शन में मिलने वाला है। इसको बोलते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। एक और डिजाइन है फुल वेव रेक्टिफायर का बेटा, ये वाला जो डिजाइन है इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 4 डायोड्स यूज हो रहे हैं। तो 4 डायोड्स में जब ये वाला पॉजिटिव है एंड ये वाला नेगेटिव है, दैट इज ये पार्ट पॉजिटिव है, दिस इज एट लेट्स से जीरो पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव, तो क्या होगा बेटा, ये डायोड forward biased and then current will pass through here and then this diode is again forward biased because ये जीरो है और ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया ना, P पार्ट पे जीरो और N साइड पे नेगेटिव, तो इसको भी फॉरवर्ड बायस ही कहेंगे। P की रिस्पेक्ट में N जो है वो नेगेटिव है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये Z फॉर्म देखो बन गया है, थोड़ा थोड़ा Z टाइप का मतलब। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, फिर से हम कह सकते हैं, नाम दे देती हूँ मैं, P टू Q जाएगा, ठीक है। जब सेकेंड पार्ट ऑफ द साइकिल आएगा अगेन नेगेटिव, अब इस केस में क्या होगा, दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव, दैट मीन्स अब ये तो रिवर्स बायस हो गया, पहले वाले जो दोनों डायोड्स थे वो दोनों रिवर्स बायस हो गए, लेकिन बाकी दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो गए, देखिए ध्यान से। तो यहां से यहां करंट जाएगा एंड देन अगेन P टू Q फिर इधर, दैट मीन्स नाउ अगेन करंट इज फ्रॉम P टू Q। तो दोनों बार में P से Q जा रहा है, दैट इज फिर से हम कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट हमें मिल गया है इस तरीके का। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डबल होती है, तो 81.2%, वो थी 40.6%, ये है 81.2%। बस इतनी सी बात याद रखनी है और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना रेक्टिफायर में। नेक्स्ट इज फोटो डायोड। बेटा फोटो डायोड एज द नेम सजेस्ट, इसका कुछ फोटो से रिलेशन है। फोटो मतलब पिक्चर नहीं, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। लाइट से क्या रिलेशन है इसका बेटा, ये लाइट को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो जाएगी कि हम उसको जलाने में यूज करेंगे, बल्ब में यूज करेंगे, मोटर्स में यूज करेंगे, ऐसा नहीं। ओनली फॉर सेंसर्स, छोटे मोटे सेंसर्स जो होते हैं जिसमें हम लोग को ये यूज करना पड़ता है लाइट प्रेजेंट है या नहीं है, उससे ही हम लोग उस सेंसर्स का यूज कर पाते हैं। लाइक आपने देखा होगा बेटा ऑटोमेटिक गेट्स जो है हमारे एंट्री पे खुल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट होता है जिसमें लाइट हमेशा लगातार यहां से यहां जा रही है। बर्गलर अलार्म की आपने कभी फोटो देखी होगी, ऐसे रेड कलर की लाइंस लेजर्स दिखा रखी होती हैं, तो वो लेजर्स जो है वो मतलब आपको करंट नहीं मारने वाली हैं, पर जैसे ही वो सर्किट कट होगा तो हमारे ये जो डायोड है इसको पता चल जाएगा कि यहाँ सर्किट कट हो गया है और उधर से करंट फ्लो नहीं कराना है, एंड एक दूसरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जहां पे बर्गलर अलार्म या जो भी हमारा गेट खुल जाएगा या बर्गलर अलार्म बच जाएगा। तो ये जो फोटो सेंसर्स हैं ये मेनली फोटो डायोड से बने होते हैं। आपने देखा होगा बैंक में नोट गिनने वाली मशीन है, तो कितनी बार लाइट कट हुई, ये टक 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 टक, उतनी बार वो उतने नोट्स वहां पे प्रेजेंट है। इस तरीके से यूज किया जाता है सेंसर्स को या फोटो डायोड्स को एज सेंसर्स। अच्छा, अब इसमें काम क्या होता है बेटा, आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई भी डिवाइसेस होते हैं जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उसमें टेम्परेचर की वजह से लगातार इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जो हैं वो बनते रहते हैं, फिर कंबाइन हो जाते हैं, कभी बन जाते हैं कभी कंबाइन हो जाते हैं, है ना। तो सेम इलेक्ट्रॉन होल नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो नंबर सेम रहेगा बट कोई टूट जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, इस तरीके से। तो क्या होगा बेटा, इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन डिप्लीशन रीजन के अंदर ध्यान से देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, मान लीजिए एक बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन आप अपने होल से बाहर आया या अपनी पोजीशन से बाहर आया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनेगा वो कंबाइन नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पॉजिटिव की साइड पे और होल को खींचेगा नेगेटिव की साइड पे। तो फटाफट क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाएंगे, और इसका यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना ये करंट प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। जो हम ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट, वैसा ही ड्रिफ्ट करंट ये प्रोड्यूस होता है। बेटा कौन सी डायरेक्शन से हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो बेटा ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती थी, हमने देखा था बेटा रिवर्स बायसिंग में प्रोड्यूस होता था ड्रिफ्ट करंट, और वो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होती थी फ्रॉम N टू P। वैसी ही डायरेक्शन यहाँ पर भी है, ध्यान से देखिए। जो इलेक्ट्रॉन है वो N की तरफ आ रहे हैं और होल जो है वो P की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों की वजह से क्या होगी, N से P की तरफ, जैसे कि रिवर्स बायसिंग में होती थी। अगर मैं इसको, ये वाले इफेक्ट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो मैं चाहूंगी कि ये डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा बढ़ जाए, यस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग ऑलरेडी लगा सकते हैं। रिवर्स बायसिंग पहले से अगर हम लगा देंगे तो ड्रिफ्ट करंट को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में। तो लेट्स से पहले ड्रिफ्ट करंट होता था इतना, यस, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी भी इंटेंसिटी लगाएंगे, लाइट बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जितनी लाइट ज्यादा बढ़ाओगे उतना करंट इंक्रीज होता जाएगा। इस केस में I1 शुड बी ग्रेटर देन I2 एंड शुड बी ग्रेटर देन I3।
तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं बेटा, जितना आप इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। पहले बहुत थोड़ा आता था और हम लाइट फॉल कराएंगे तो वो ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा आएगा। मतलब कुछ वैल्यू ऐसी आएगी जो हम चेक कर पाएंगे, जिसको हम एमीटर पे देख पाएंगे। नेक्स्ट इज बेटा, ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लीजिए ये एक एलईडी है ना, लाइट एमिटिंग डायोड है, और वहां से एलईडी इज अ लाइट एमिटिंग डायोड, यस। तो यहाँ से हमने लाइट क्या है, इस फोटो डायोड पे फॉल कराई, तो इस पर लगातार लाइट फॉल कर रही है, उतनी देर तक ये सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। जैसे ये लाइट कट हुई तो क्या होगा, इसमें से करंट आना बंद हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा ये वाले सर्किट में। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से क्या होगा बेटा, जो हमने ये मैग्नेट के अंदर एक क्या कर रखा है बेटा, एक सोलेनॉइड के अंदर एक बार डाल रखी है, तो वो बार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, बिकॉज करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और वो इस की को लेट से बंद कर देगी। जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो इधर से एक दूसरा सर्किट कंप्लीट हो सकता है और आप बर्गलर अलार्म या फिर जो भी दूसरा सर्किट से आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। So this was one type of diode, that is photodiode. Second is special function diode is light emitting diode, जिसकी हम अभी बात ही कर रहे थे। Light emitting diode is very famous, you must have heard about it, LED। आजकल सब लाइट्स की जगह LEDs यूज हो रही हैं। So क्या फायदा है LEDs का? LEDs जो है वो बहुत कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट होती हैं, आप बहुत छोटी सी एलईडी से भी अच्छी खासी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सबसे अच्छा फायदा है कि वो गर्म नहीं होती हैं। दैट इज हमारे पास एलईडीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, ये फायदा नहीं होता है बेटा। उसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, तो जो एलईडीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी एनर्जी उसमें से एमिट हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन में है, जो हमें चाहिए है, और जो इधर उधर की इंफ्रारेड और एक्स्ट्रा वैल्यूज जो होती थी, जो जिसकी वजह से हीट होती थी, वो सब नहीं होता है एलईडीज में, ठीक है। तो ये बहुत एफिशिएंट और ड्यूरेबल होती हैं। अच्छा, अब एलईडीज का फंक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल सा है बेटा। इसमें हम क्या करते थे, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, और किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। सिंपल बल्ब की तरह काम होता है, बट वर्किंग डिफरेंट है। तो क्या होगा बेटा, जब मैं इसमें फॉरवर्ड बायसिंग करूंगी तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल कम टू द होल्स ऑफ पी साइड, और उसमें कॉम्बिनेशंस भी होंगे कभी कभी। जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन करते हैं बेटा, टूटेंगे भी एंड कंबाइन भी होंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होंगे, जब मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को इधर से एन साइड टू पी साइड भेज रही हूं, तो उस कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी, ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारी थी फोटोन के पास जो एनर्जी थी वो Eg के बराबर थी। सॉरी, ये जो हमारे पास एक्सेप्टर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी थी वो इतनी थी, है ना, और जो डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी थी वो इतनी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब होल में आके कंबाइन हो जाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी जो है वो एनर्जी गैप के बराबर जनरली होगी। तो एनर्जी गैप के बराबर जब एनर्जी रिलीज होगी तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल, जब कंबाइन विद द होल्स, दे ऑल विल एमिट इतना ही एनर्जी का फोटोन। तो एक सिंगल मोनोक्रोमैटिक भी आप आराम से एलईडी बना सकते हैं। सिर्फ रेड कलर का चाहिए तो आप सिर्फ उतनी ही एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज करिए, तो विजिबल लाइट की आराम से आप एलईडी बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो विजिबल लाइट में नहीं आता है। तो आपको इसको बनाने के लिए स्पेशल सब्सटेंसेस यूज करने पड़ते हैं जो गैलियम और आर्सेनाइड से मिलकर बनते हैं। तो अगर आपको विजिबल वाली एनर्जी चाहिए है 1.8 to 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रीजन की, तो आपको जनरली गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सोलर सेल। सोलर सेल का फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू फोटोडायोड, बट हम फोटोडायोड में क्या करते थे, सिर्फ सेंसर्स की तरह थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे, पर इसमें क्या है, हमें लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो फंक्शन बहुत सिमिलर है, पर थोड़ी सी डिजाइनिंग डिफरेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी एनर्जी जो है, जनरली सोलर एनर्जी यूज करते हैं हम इसमें, पर हम नॉर्मल लाइट से भी एनर्जी ले सकते हैं। बट अगर बड़े आप कह सकते हो स्केल पे ये प्लांट बनाना है तो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी ही यूज कर रहे हैं हम। तो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो वाली लाइट जो है वो हम चाहते हैं किस पे फॉल करे बेटा, हमारे डिप्लीशन रीजन पे। पर डिप्लीशन रीजन की थिकनेस तो बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर्स में होती है, तो हम उसकी थिकनेस को रिवर्स बायस करके कितना ही बढ़ा लेंगे। यस, और रिवर्स बायस करेंगे तो करंट फॉरवर्ड वाला कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा बेटा, अगर मैं उस थिकनेस को बढ़ाए बिना डायग्राम ऐसे कर दूं कि एन वाली जो लेयर है वो मेरी इतनी पतली है लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप की हो, और आराम से लाइट जो है वो सिंपल डिप्लीशन रीजन तक पहुंच पाए किसी एक रीजन से पास करके। तो मैंने एन रीजन को 0.3 माइक्रोमीटर का बना दिया, मतलब माइक्रोमीटर से भी 0.3 माइक्रोमीटर का हमने इतनी पतली लेयर बनाई है। वो जो
वो वाली लेयर है उससे क्या होगा, लाइट सीधा के सीधा कहाँ पहुंच जाएगी, उससे क्रॉस करके नीचे डिप्लीशन रीजन तक पहुंच पाएगी। अब डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा है, बिल्कुल वही, इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो सेपरेट होंगे, और वो सेपरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या रहेगा, वापस कंबाइन नहीं हो पाएंगे और वो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम डिप्लीशन रीजन टुवर्ड्स एन साइड एंड होल्स आर गोइंग टुवर्ड्स पी साइड। तो नेट्स में करंट जो होगा वो एन टू पी होगा, और जब भी एन टू पी करंट होता है इसको हम नेगेटिव करंट बोलते हैं, याद आया होगा आपको रिवर्स बायस में। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगी, अच्छा ये एक बात और भी है कभी कभी आपको समझनी पड़ेगी कि इतना बड़ा जब हम डायोड लेंगे तो उसमें ऊपर वाले लेयर से जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में कैसे जाएंगे, क्योंकि जब डिप्लीशन रीजन होता था तो उसमें तो छोटा सा पार्ट था, उतना ही आप मेटल कॉन्टैक्ट यूज कर सकते थे, पर यहां मेटल कॉन्टैक्ट अगर आप यूज करोगे पूरे के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहुंच तो जाएंगे सर्किट में, पर उसमें लाइट जो उसके ऊपर से हम पास करा रहे थे वो तो आ नहीं पाएगी। दैट इज जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि उसमें से हम लोग डिप्लीशन रीजन तक लाइट पहुंचा पाए, इतनी पतली लेयर बनाएं, वो सब तो फायदा ही नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसा सिंपल कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस तरीके के मेटल कॉन्टैक्ट्स बना पाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे वो सारे के सारे मेटल की एक वायर में पहुंच के सारे के सारे सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर पाए। तो ये कॉम लाइक का स्ट्रक्चर जो होगा वो 15% ऑफ एरिया ही कवर करता है और आराम से लाइट को हम उसमें से जाने दे पाते हैं। तो ये जो मेटल कॉन्टैक्ट है ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ ली जाती है। अब इसमें जो सर्किट में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मैं कहूंगी कि अगर हमने इसके अक्रॉस कुछ भी नहीं लगाया, सर्किट को कंप्लीट नहीं करा, तो क्या होगा बेटा, एन में जो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे तो यहाँ एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्यूमुलेट होंगे इससे हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जब उसमें कोई करंट नहीं है। जैसे जैसे मैं रियोस्टेट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करती जाऊंगी वैसे वैसे क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करता जाएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज जो होगी वो वेरी करेगी। तो कितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है जब करंट बहुत कम है ना। जब हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इसके अक्रॉस, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस। यस, और अगर जैसे जैसे मैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करती जाऊंगी उतना करंट की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, पर ये वाला जो पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के क्रॉस हमें मिलेगा वो कम मिलता जाएगा क्योंकि यह एक्यूमुलेशन कम होता जाएगा। यस, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को हम, अच्छा करंट की डायरेक्शन हमने अभी डिस्कस किया था नेगेटिव है, इसलिए मैं नीचे की ओर ड्रॉ कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, इस तरीके से करंट मिलेगा। अच्छा ये क्या है, ये है शॉर्ट सर्किट करंट। दैट इज अगर मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट सर्किट लगा दूं, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाऊं, तो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये मैक्सिमम करंट है शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा